इसलिए नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ। और समस्त कर्मचारीगण, भारत सरकार के जो केंद्रीय कार्यालय हैं उनके लिए भले ही हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या अब हिंदी माह का अतिरिक्त महत्व हो, लेकिन जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे कि हम हिंदी के प्राध्यापकों का प्रत्येक दिन हिंदी में है, पूरा जीवन ही उसी से जुड़ा हुआ है, रोटी भी उसी की खा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हमारा नजरिया पहले किंचित भिन्न हुआ करता था चीजों को समझने का, भाषा को लेकर के भी। और खास करके जैसा कि सर ने बताया कि मैं उस हिंदी प्रदेश से आता हूं और हिंदी प्रदेश से भी उस इलाके से आता हूं जहां से हिंदी निर्मित हुई थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी के निर्माताओं में थे वो। ठीक कर, निर्माता तो भाषा का कोई क्या होगा, लेकिन उसे सुधार परिष्कार करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी पत्रिका सरस्वती का बड़ा योगदान था। तो वो भी मेरे गांव के पड़ोसी गांव के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये भी एक, और तमाम बड़े रचनाकार, आप मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेख ही किया, निराला, रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी और बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, उसमें नहीं जा रहा हूँ। वो सब संयोग से उसी इलाके से हैं, उस बैरसवाड़े से हैं जिसमें मेरा संयोग से जन्म हुआ। तो वहां रहते हुए लगता था कि सब कुछ तो हिंदी में है, क्या फालतू में हिंदी की बात करना, ये अलग से हिंदी और राजभाषा इस सब की बात क्यों, और सबको, क्योंकि राजभाषा है, पूरे देश की भाषा है, सबको हिंदी बोलनी चाहिए। इस तरह का एक मगज में, दिमाग में सारी चीजें थी। जब हम एक कुएं में होते हैं ना, तो हमारे सोचने का ढंग दूसरा होता है। जब हम विस्तृत फलक में हम दुनिया को समझ पाते हैं, देश को समझ पाते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, हमारी सोच संकुचित है। उसी क्रम में संयोग से 20 वर्ष पहले लगभग पश्चिम अस्थायी नियुक्ति तो पढ़ाता रहा 10 वर्षों तक उधर के ही कॉलेजेस में यूपी के, किंतु अंततः आयोग के द्वारा जब नियुक्ति पश्चिम बंगाल में हुई, और संयोग से हम जानते हैं कि राजभाषा के हिसाब से ये गांव वर्ग का राज्य है, तो वैसी स्थिति में और पूरे भारत की जब एक समझ विकसित हुई, तब समझ में आया कि नहीं, ये हिंदी केवल करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। हमें सारी भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखना होगा, सारी भारतीय भाषाओं का हमें सम्मान करना होगा, और कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही होगा कि हम जिस राज्य में हैं, हम उस, अगर जो है हिंदी भाषी हैं, तो कम से कम उस राज्य की भाषा बोलचाल के स्तर पर जरूर सीखें। इसीलिए एक शब्द ना आते हुए भी बांग्ला का, जिस दिन मैंने बंगाल में प्रवेश किया था, आज मैं बड़े आराम से अपनी बात बांग्ला में कह लेता हूँ, दूसरों की समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिखता हूँ, लिखने में थोड़ी असुविधा। तो कहीं भी हम जाएं, जिस राज्य हम, बंगाल तो फिर भी, बांग्ला तो फिर भी आर्य भाषा से जुड़ी हुई भाषा है। यहाँ तो तमाम शब्द, और बल्कि संस्कृत में होकर के हिंदी जो शब्द हैं संस्कृत में शब्द प्रयोग होते हैं, तो हिंदी के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन दक्षिण राज्य की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, अगर हम वहां भी जाएं, तो हमें लगता है कि वहां की भाषा भी हमें सीखनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भाषाई परिप्रेक्ष्य में हमें उदार होना होगा। लेकिन जो ऐसी तमाम बातें पहले मैं किया करता था, अब बात समझ में आ रही है कि वास्तव में एक पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे देश में सत्ता और जनता के बीच संवाद के लिए भाषा तो जरूरी मुद्दा है ना। और अगर पूरे देश के साथ जुड़ना है, तो हम किस भाषा का उपयोग करें, ये प्रश्न बाजी तमाम भावुकताओं, तमाम मातृभाषाओं
को जानते समझते, उनके प्रति एक रूमानियत का भाव, एक आत्मीयता का भाव होते हुए भी एक व्यवहारिक दृष्टि तो हमें अपनानी ही होगी। इसलिए शायद जब संविधान सभा बैठी थी नियम बनाने के क्रम में, और उसकी पृष्ठभूमि स्वाधीनता आंदोलन रहा है, क्योंकि अंततः स्वाधीनता आंदोलन की भी मुख्य भाषा हिंदी हो गई थी। आज भी भारत में कोई आंदोलन उठ खड़ा होता है, छोटा से बड़ा, तो अंततः वो अपने को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वो हिंदी ही है। तो वैसी स्थिति में जब यह आवश्यक है कि सबके साथ संवाद के लिए हमें कोई एक भाषा या भाषाएं चाहिए, तो क्या तरीका हो सकता है? एक विशेष क्षणों में स्वाधीनता आंदोलन के उस क्रम में उस संविधान सभा में अंतर विशेष स्थिति में निर्णय लिया कि नहीं, हिंदी जो है ये भाषा होगी। राज का भाषा कहने से तो एक थोड़ा सा वर्चस्व वाली बात आती है। मैं राजभाषा के बजाय कामकाज की भाषा कहना ज्यादा पसंद करूंगा। एक तो कामकाज की भाषा होनी ही चाहिए, तो क्योंकि बहुसंख्यक समाज उस समय, यद्यपि तमाम निर्णय बहुसंख्यक समाज के हिसाब से लेना ही बेहतर नहीं होता, कभी कभी बहुसंख्यक समाज भी जो है गलत हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र में अभी इससे बेहतर और कोई रास्ता निकला नहीं है। तो मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं कि कैसे क्या मैं तमाम बातें कर सकता हूं। हम सब जानते हैं कि ये तय हुआ था कि 15 वर्ष बाद अभी साथ साथ अंग्रेजी चलेगी, और 15 वर्ष बाद जो है अंग्रेजी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदी राजभाषा के रूप में रह जाएगी। लेकिन 1963 में ही अंतर व्यवहारिक स्थितियों को देखते हुए, और वही जो मूल मुद्दा था कि हिंदी भाषी भी थोड़ा सा जो है समझे दूसरी भाषाओं को, उनके अंदर भी एक विशेष किस्म की का घमंड आया, और दूसरे जिनकी अपनी मातृभाषाएं इतनी समृद्ध हैं साहित्य की दृष्टि से, कला संस्कृत की दृष्टि से, वो कैसे स्वीकार करे कि नहीं यही भाषा जो है हो सकती है। स्वाभाविक रूप से ये सही है कि हाँ जो है सारी भाषाएं बहनें हैं। हिंदी अगर हमारी माँ है तो बांग्ला हमारी मौसी है, उल्टा आप में से किसी की जो है माँ, स्वाभाविक अधिकांश की माँ अगर बांग्ला है तो मौसी हिंदी है, सारी भाषाओं के संदर्भ में। तो ये समझ हमारे अंदर होने के बावजूद ये जरूरी है कि सब तक संवाद करने के लिए सत्ता जिस माध्यम से संवाद करे, या जनता सत्ता तक जिस माध्यम तक अपनी बात पहुंचाए, उसके लिए आवश्यक है कि एक भाषा रहे। और अंततः अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में थी, लेकिन हम जानते हैं 1900 आप लोग राजभाषा की कक्षाएं वगैरह करते होंगे तो पता होगा कि 63 में जो है राजभाषा अधिनियम आया, और तय हुआ कि जब तक कोई भी राज्य, एक भी राज्य ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि हिंदी जो है, हिंदी ही राजभाषा की अंग्रेजी हटाया जाए, तब तक अंग्रेजी नहीं हटेगी, वो सहायक भाषा के रूप में रहेगी। केवल एक राज्य तमिलनाडु जिसने स्वीकार नहीं किया था, और उस राज्य की वजह से अंतर ये जो है नहीं हो पाया कि हिंदी राजभाषा अंग्रेजी हट जाए। जब संकट तब भी आते और संकट आते, क्योंकि इतनी बहुभाषिकता वाला देश ये है, इसको इस ढंग से चला पाना, एक भाषा के माध्यम से चला पाना बहुत आसान काम नहीं है। और जो लोग इस तरह के अतिरिक्त प्रयास करें, एक सहज ढंग से प्रयास किए जाए ठीक है, लेकिन हम लोकतंत्र हैं, हम निरंकुश शासक नहीं है, हमारे शासन नहीं है हमारे यहाँ, तो इस तरह से एकाएक किसी के ऊपर आरोपित चीजें नहीं की जा सकती। और अंत स्थितियां हुई कि नहीं, अनंत काल तक के लिए जब लगातार और राजभाषा की क्या बात करें, आप सब जानते हैं कि ये मजबूरियां हमारी हैं, नहीं तो अंततः अंग्रेजी का उपयोग ही होता है, उल्टा हो गया है कि सहायक भाषा। इसी जैसे क्षेत्रों में और जहाँ श्रमिक पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ वैसी स्थितियां नहीं है। मैं जानता हूँ वहाँ बेहतर स्थितियां होंगी, लेकिन तमाम केंद्रीय कार्यालय ऐसे हैं जहाँ मात्र औपचारिकता बनकर के हिंदी रह जाती है, तो उसके कारण है। और फिर अंतर हुआ, हम जानते हैं कोठारी आयोग ने जो बातें कही कि त्रिभाषा सूत्र, कि 3 भाषाओं का हम उपयोग करेंगे, जिससे क्योंकि 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, तो जिस राज्य में की जो भाषा वहाँ स्थानीय राजभाषा है प्रदेश की, उसको भी उसमें शामिल किया जाए, उसको भी जाना जाए, उसको भी समझा जाए। ये भावबोध जब आया तो लगा था कि
एक उम्मीद जगी थी कि एक सौहार्द का वातावरण जो है बनेगा और त्रिभाषा लोग सीखेंगे, लेकिन जिंदगी बीत जाती है एक भाषा सीखने में, दो भाषा सीखने में, तीसरी भाषा सीखना कितना आसान और कितना मुश्किल काम है ये हम सब समझ उससे अधिक है कि अपनी मातृभाषा में कुछ बेहतर काम हम करें, वही समझाएं, समझ दें। भाषा के बजाय, भाषा सीखने के बजाय उधर हम जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये कोशिश हुई और बहुत बड़ी बात है कि दक्षिण के तमाम राज्यों ने ये कोशिशें की। बंगाल तो है, बंगाल हिंदी तो बंगाल से ही एक तरह से विकसित हुई है। प्रिंटिंग वगैरह का काम यहीं से शुरू हुआ, पत्रकारिता का काम यहीं से शुरू हुआ। बड़ा बेहतर इतिहास है। पढ़ाई सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू हुई है 1800 में। तो वैसी स्थिति में दक्षिण के राज्यों ने भी ये कोशिशें की कि हिंदी सीखी जाए और तमाम लोगों ने काम ये किया। लेकिन फिर कहूँगा ये इसमें हिंदी भाषियों में कुछ उनकी लापरवाही, कुछ उनका घमंड कि उन्होंने जो है स्त्री भाषा सूत्र के नाम पर जो थर्ड लैंग्वेज वाली बात है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या वहां भी रहते हुए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम न लेकर के संस्कृत लेना शुरू कर दिया तीसरी भाषा के रूप में। जरूरत नहीं थी उनको लेकिन एक सौहार्द के लिए आवश्यक था कि वो जिस राज्य में रहें कम से कम उस राज्य की भाषा को जरूर सीखे एक विषय के रूप में, तो ये सौहार्द बन पाता। लेकिन क्योंकि उनका काम चल जाता था, तो हम सब जानते हैं कि 2025 में भी भारत की 25% जनता का कार्यक्रम, या अनुमान है, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, 25% जनता का काम औपचारिक भाषा के बिना केवल बोलियों से चल सकता है। उनको ज्यादा कुछ अनिवार्य से कार्य हैं, वो भी वो दूसरों के माध्यम से करा लेते हैं। वो अपनी भोजपुरी में, वो अपने मगही में, वो अपने ब्रज में, या और बांग्ला की जो उपबोलियां हैं, गुजराती की उपबोलियां हैं, उनके माध्यम से काम चला लेते हैं। और 25% लोग अगर आप कहें तो उनका बड़े आराम से काम एक भाषा में चल जाता है। और 25% का दो भाषा में काम चल जाता है। केवल जो है मुझे लगता है 25% लोगों के लिए अनिवार्य सी है त्रिभाषा। तो ऐसी स्थिति में दूसरी भाषा के लोगों के लिए तो ठीक है कि वो हिंदी सीखें, अंग्रेजी सीखें, लेकिन हिंदी वालों को की व्यवहारिक जरूरत क्योंकि नहीं थी, क्योंकि हम सब कहीं भी बात करते हैं, लिखने पढ़ने वाला संदर्भ तो अलग है, व्यवहार में भी अगर बंगाल का और जो है तमिलनाडु का कोई व्यक्ति आपस में मिलता है, गुजरात का कोई व्यक्ति मिलता है, दूसरे किसी राज्य का कोई व्यक्ति मिलता है, तो वो न बांग्ला वाला तमिल के साथ जो है बांग्ला में बोल सकता है, न तमिल वाला बांग्ला वालों के साथ तमिल में बोल सकता है, दोनों व्यवहार करेंगे। अगर एलिट क्लास से ऊपर के लोग हैं तो अलग बात है कि वो अंग्रेजी का व्यवहार करेंगे, नहीं सामान्य जनता जैसी भी हिंदी है उस हिंदी का व्यवहार करेगी। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि राजभाषा के रूप में जो है ये या हिंदी बनी रहे, लेकिन संदर्भ वही है कि एक मातृभाषा का अगर हम ठीक ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो दूसरे का कैसे जो है, दूसरा क्यों हमारी मातृभाषा, ये संयोग है। ठीक उसी तरह जैसे धर्म, किस धर्म में हम पैदा होंगे हमने निर्धारित नहीं किया है, किस जाति में पैदा होंगे हमने निर्धारित नहीं किया है, किस क्षेत्र में पैदा होंगे ये हमने निर्धारित नहीं किया है, उसी तरह किस भाषा परिवार में हम जन्म लेंगे ये भी हमने निर्धारित नहीं किया है। तो इसके लिए काहे का घमंड और काहे की ग्लानि, संयोग है। ठीक उसी तरह जैसे जाति के घमंड को, धर्म के घमंड को स्वीकार नहीं किया जाता, उसी तरह भाषा विशेष का अगर गर्वबोध किसी के अंदर अतिरिक्त है तो वो भी स्वीकार योग्य नहीं है। हाँ, व्यवहारिक जरूरतें हैं और उन व्यवहारिक जरूरतों को पूरी करने की स्थितियां हैं। हम जानते हैं कि बीच में एक ऐसा समय आया भूमंडलीकरण के दौर में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आने लगी, तमाम जो है टेलीविजन के चैनल इस तरह के आने आरंभ हुए। उस समय या कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग जब आरंभ हुआ तो लगा था कि अब तो क्योंकि उसमें सारी की सारी चीजें अंग्रेजी के माध्यम से हो रही थी, तो लगता था अब तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी भारतीय भाषाओं की, हिंदी की, राजभाषा के केवल नाम रह जाएगा, सारा काम अंग्रेजी। अभी भी वो स्थितियां हैं। तो वैसी स्थिति में कि कैसे
प्रौद्योगिकी आरंभ में ऐसी स्थितियां हुई कि नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तो बाजार का दबाव था और जनता के जो है मानसिकता का दबाव था कि अंततः इन सबको टेलीविजन चैनल भी पहले सारे टेलीविजन चैनल जो प्राइवेट आए सब अंग्रेजी में आए, कंप्यूटर पूरा का पूरा अंग्रेजी में था, हम जानते हैं अभी भी है अधिकांश लोगों के लिए, लेकिन आज तमाम सुविधाएं ऐसी हैं। टेलीविजन के चैनल तो ये हाल है कि अधिकांश जो है सब ने केवल हिंदी नहीं, सारी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं बल्कि बोलियों तक उनको आना पड़ रहा है। डिस्कवरी चैनल जैसे चैनल, अर्थ जगत से जुड़े हुए चैनल, जो जिनके बारे में विज्ञान से जुड़े हुए चैनल, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि ये कभी हिंदी का प्रयोग करेंगे या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे, या वो करने की इच्छा में होंगे तो कर पाएंगे, लेकिन प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कर दी कि बड़े आराम से उनका उपयोग होने लगा। ठीक उसी तरह हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल की जो स्थिति है, पहले केवल, आज भी हम में से चाहे जो जिस भाषा के हम लोग हों, अधिकांश आप कहें जितनी देर कहेंगे हम बंद कर देंगे। नहीं सुनेंगे। आप जितन भाई आप संकेत कंटिन्यू करिए। हाँ आप संकेत कर दीजिएगा, मैं तुरंत जो है कितना 5 मिनट आप आराम से बोलिए सर। आप संकेत करके मास्टर आदमी हूँ 4 घंटा बोल तो वो 4 घंटा वो वहां नहीं बोला हूँ, तो हमारे पास से सामर्थ्य है कि आप सुन सके, और जिस समय आप कह देंगे कोई मोह भी नहीं है कि नहीं हमें भाषण देना ही है, नहीं दूंगा तो अपच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़े आराम से, जब आप संकेत करिए, और देखिएगा आप तो बोल रहे हैं लेकिन दूसरे से आधा घंटा आना चाहिए, क्योंकि फिर भी 5, 7, 10 मिनट जो है मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो, नहीं तो हाँ। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे ये सारी चीजें बाजार के दबाव में या आम जनता के दबाव में, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज सोशल मीडिया का ये हाल है कि कंटेंट राइटिंग की जो स्थिति है, संदर्भ जो है, आप देखिए जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में पहले गूगल सर्च करने जाते थे, कुछ भी आपको अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में कोई चीज नहीं होती, अब सारी भाषाओं में, और हिंदी में तो पर्याप्त मात्रा, पूरे भारत में हिंदी में पर्याप्त मात्रा में जो है इसमें कंटेंट रचा जा रहा है। कंपनियां भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि नहीं, क्योंकि बाजार है, क्योंकि मुनाफा कमाना है, तो मुनाफा कमाने के लिए दिल तक पहुंचना होगा, और दिल तक पहुंचने के लिए भाषा और संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर उसका जो है उपयोग नहीं करेंगे तो जो है काम चलने वाला नहीं। इसीलिए हर त्योहार के समय, हर उसके समय आप देखें कि स्थानीय भाषा में तमाम ऐसे स्लोगन रचे जाते हैं जिससे लोग जो है खरीदारी कर सके, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारी फिल्में, हम जानते हैं आज OTT का जमाना आ गया है, कौन सी भाषा आ गई है, अब अगर आप देखते ही होंगे, जानते ही होंगे कैसे कहाँ राजभाषा की अपनी जो है संस्कृत शब्दावली, जहाँ जो है जिसको पढ़ पाना जो है मुश्किल काम है, जिस तरह की भाषा जो है, क्योंकि संविधान सभा ने तय कर दिया था कि हमें मूलतः संस्कृत से शब्द लेने हैं, गौड़पा बोलियों से लेने हैं, वैसी स्थिति में जो कंटेंट, जो भाषा आज आ रही है, उस भाषा के बारे में तो राजभाषा दूर दूर तक समझ ही नहीं सकती, तो वहां उस तरह की शब्दावली का उपयोग ही नहीं किया जा सकता है। विड्रॉल के लिए आहरण शब्द का प्रयोग या और तमाम आपके यहाँ भी ऐसी तमाम शब्दावली होगी जिसको लगता है कि उसके बजाय जो है हम अंग्रेजी में कह लें तो बेहतर है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आप हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उसके लिए अनुवाद करने नहीं जाते, जरूरत भी नहीं है। अनावश्यक शुद्धता का, क्योंकि भाषा एक प्रवाह की तरह है, उस अपनी बात को ठीक ढंग से हम दूसरों तक पहुंचा सके, वो ठीक ढंग से जिस रूप में हम बात कहना चाह रहे हैं उसी रूप में बात कह सके। केवल इसके लिए ये अलग बात है कि ऐसा रंग ढंग न हो, खास करके राजभाषा के संदर्भ में, कि उसके दूसरे अर्थ निकल जाए।
तो लेकिन वो क्रमशः प्रवाह की तरह उसका प्रवाह होता है और बेहतर ढंग से जितनी सहज सरल वो होगी उतना बेहतर होगा। पहले मेरे जैसे लोग भी तमाम संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करते थे क्योंकि गुरुओं ने वही सिखाया था, लेकिन बाद में लगा कि हम नई पीढ़ी के साथ, आज की जेन जी पीढ़ी के साथ हम संवाद ही स्थापित नहीं कर पाएंगे अगर हम नीचे नहीं थोड़ा उतरेंगे। और कभी कभी लगता है कि ये हम कितने नीचे, हम थोड़ा नीचे ऊपर उतरते भाषा और नीचे उतर जाती है, नई पीढ़ी की भाषा और नीचे उतर जाती है, कितना उतरे नीचे। कभी कभी तो बड़ा नए बच्चों के साथ संवाद करते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ तक कि अब कोरोना के बाद जो स्थितियां आई कि सब कुछ आरंभ हो गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब या जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, या तमाम जो है कम्युनिकेशन के पूरे जो है संचार के सारे माध्यम बदल गए और भाषा तो इतनी बदली कि अंतः शब्दों की जरूरत ही नहीं, एक इमोजी से काम चल जा रहा है। खाली हंसता हुआ चेहरा लगा दिया, रोता हुआ चेहरा लगा दिया, गुस्सैल चेहरा लगा दिया, अंगूठा लगा दिया, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, काम खत्म। अब बनाओ भाषा, हम 4, 6, 10 लाइन में लिख रहे हैं, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये करना, हम खाली अंगूठा लगा दिया और बात भी हो गई। ऐसा नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमने कुछ कहा, उन्होंने केवल एक हंसी की इमोजी बना दी। और तो और ये दिल वाला साइन जो है पहले कहीं लगाते हैं, बड़ा अजीब लगता था कि कहीं लगा दे बुरा तो न मान जाएगा कोई। और आज इंस्टाग्राम पर दिल वाले के नाम लाइक्स, फेसबुक पे तो फिर भी लाइक साइन है, लेकिन इंस्टाग्राम पर आप जाए तो आपको दिल ही लगाना पड़ेगा। अब सोचिए ये भाषा है और ये अपनी बात को पूरे ढंग से कह लेती है। भाषा के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। बहुत पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा, नेक कही बैननी अनेक कही नैननी, रही सही सो कही दीन हिचकी न सो। थोड़ी बात बोल कर कही, जो बोल कर नहीं कही जा सकी वो आंखों से कह दिया, जो आंखों से भी नहीं कहा दिया कैसे हिचकियां ले ली, सारी बातें हो गई। तो ये भाषा का मुद्दा, लेकिन राजभाषा के संदर्भ में तो ये नहीं कहा जा सकता, वहां तो एक बिल्कुल मानक भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ऐसा न हो कि कोई पत्रक आए अधिकारियों के पास और संस्कृत की जगह पर वो अंगूठा लगा दे। कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टिक के साइन आने ही लगे हैं, क्रॉस के साइन आने ही लगे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाषा में ये तत्व तो जुड़ जाएं कि जो है कुछ नहीं, उसके कंप्यूटर से ही तो काम करना है, फाइल आई और उसमें केवल एक अंगूठा लगा दिया, मतलब ओके संस्तुति। ये अभी आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन तमाम चीजें हमारी चाहने या ये जितना विकास हुआ है, जितना हम कुछ जो है कर, या खाली हम अगर हमको उनको जो है नहीं स्वीकार करना है तो खाली एंग्री मुख का हम जो है गुस्सा चेहरा उसमें लगाते, बस एक इमोजी लगाते, मतलब ये कैंसिल फाइल। तो ये इस तरह की तमाम चीज ये संभावनाएं हैं। मैं नहीं जानता कि राजभाषा पर बात करते हुए आज तक किसने इस तरह की बातें की या मेरी इन बातों को किस रूप में लिया जाएगा, लेकिन तमाम चीजें जीवन में ऐसी घटित हो जाती हैं, ऐसी होती रहती हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं करते और बाद में वो चीजें बड़े आराम से स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए मित्रों मुझे लगता है कि यह सारा कुछ जरूरी है कि हम ठीक ढंग से चीजों को जाने समझे, ठीक ढंग से सहृदय होकर विचार करें। दबाव की कहीं जरूरत नहीं, और भाषा के मुद्दे पर तो दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा राजनीति की जो स्थितियां हैं, जिस जगह हम बैठे, जिस बहुभाषिकता के समय में हम बैठे हुए हैं, जब जाति और धर्म पर लोग खेल जा रहे हैं, तो भाषा तो इतना बड़ा मुद्दा है और करोड़ों करोड़ों लोगों का मुद्दा है, उसके साथ हमको सदैव सहृदयता पूर्वक विचार करना होगा। सहज ढंग से जो है सारे हमें अपने अंदर, अपनी भाषा के अंदर, पूरे देश के संदर्भ में इस तरह का भावनात्मक जो है संदर्भ लाना होगा कि हम सबको हिंदी या जो भी राजभाषाएं, ये 22 राजभाषाएं, उन सबको स्वीकार कर पाने की जो है हम स्थिति में आ सके, ये एकदम जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम
केवल हिंदी की बात न करके समस्त भारतीय भाषाओं की बात करें, और कम से कम जिस प्रदेश में हम रह रहे हों उस क्षेत्र की भाषा की बात जरूर करें, उसमें संवाद जरूर स्थापित करें। हाँ, ये जरूरी है कि व्यवहारिक रूप से यही सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए दूर की मौसी के बजाय निकट की मौसी यानी अंग्रेजी के बजाय अगर हिंदी का व्यवहार करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है अपनी बात आज यही समाप्त कर देनी चाहिए, फिर कभी अवसर देंगे तो और बातें करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।